हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मेवाड़ के इतिहास में गोहिल वंश को पढ़ने के बाद उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप इनको रट लेना, अच्छे से रट लेना, अच्छे से पढ़ लेना। आपका गोहिल वंश का एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में बाहर नहीं होगा। मैंने इन्हीं क्वेश्चनों को देखकर जो प्रीवियस ईयर में आए थे उसी के अकॉर्डिंग नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे और उन्हीं को मैंने समझाया था। अगर आपने वो नोट्स मतलब वो जो वीडियो मैंने डाले थे उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो मेवाड़ का गोहिल वंश के सभी वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर एक एक वीडियो करके 5 वीडियो मैंने बनाए हैं मेवाड़ के गोहिल वंश के। 5 भागों में इसको विभाजित किया है और उसके सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और आज हम मेवाड़ के जो गोहिल वंश हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन की और इसमें हम जानेंगे मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से गोहिल वंश को किस या किन नाम या नामों से भी जाना जाता है? देखो दोस्तों, परीक्षा कौन सी थी? पटवार भर्ती परीक्षा 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से गोहिल वंश को किस या किन नाम या नामों से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं, इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान का गौरवशाली राजवंश, बिल्कुल इसको भी माना गया है। ऑप्शन बी हिंदुआ सूरज, बिल्कुल इनको भी माना जाता है क्योंकि मेवाड़ का जो गोहिल वंश है लगभग 1300 वर्षों तक इसने यहाँ पर शासन किया था। इस वजह से इनको गोहिल वंशों को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है रणबंका राठौड़ या फिर ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रणबंका राठौड़ है ये किसको कहा जाता है? रणबंका राठौड़ मारवाड़ के राजाओं को कहा जाता है। तो इस प्रश्न के जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेवाड़ के गोहिल वंश की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? देखो दोस्तों, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में फिर यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि मेवाड़ के गोहिल वंश की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कालभोज, ऑप्शन बी शिलादित्य, ऑप्शन सी गुहादित्य या फिर ऑप्शन डी जैत्र सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी गुहादित्य। तो मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम गुहादित्य ने की थी। दोस्तों, मैंने आपको जब वीडियो में बताया था कि 566 ईस्वी में यानी कि 6ठी शताब्दी में गुहादित्य ने मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी। और गुहादित्य को ही मेवाड़ में गोहिल वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। और इतिहासों में जो संस्थापक होता है उसी को क्या बोला जाता है? आदि पुरुष। तो गुहादित्य को ही मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक आदि पुरुष माना जाता है। और दोस्तों, गुहादित्य के बारे में मैंने ये भी बताया था कि इनके पिता कौन थे? शिलादित्य, जो कहाँ के थे? वल्लभी गुजरात के शासक थे। और इनकी माता कौन थी? पुष्पावती इनकी माता थी। और इनका जो लालन पालन किया था वो किसने किया था? कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। और इनका राज तिलक किया था ऊंदरी गांव के भील ने। तो आप ये फैक्ट भी जरूर याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए, देखो मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना सर्वप्रथम तो किसने कर दी थी? गुहादित्य ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो कौन है? बप्पा रावल हैं, जिनको मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है गोहिल वंश का। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं आज के प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन हमेशा बन के आ रहे हैं हर लाइन से। मैंने जो वीडियो में आपको जो पढ़ाया है, हर लाइन से प्रश्न पूछा गया है, आपको आपसे हर एग्जाम में पूछा गया है कि गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। तो ये प्रश्न आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जो हुआ था 2020 में। तारीख भी लिखी हुई है, 6 नवंबर 2020 को प्रश्न पूछा गया था कि गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। आइए ऑप्शन देखते हैं। अमर सिंह, ऑप्शन बी बप्पा रावल, ऑप्शन सी राणा हमीर, या फिर ऑप्शन डी छेत्र सिंह। सॉरी, ये छेत्र सिंह नहीं है, यहाँ पर जैत्र सिंह है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि बप्पा रावल। तो गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल था, जिन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसको पराजित किया था? मानमोरी को पराजित किया था 734 ईस्वी में। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के उस समय राजा थे मौर्य वंश के, मानमोरी, उनको पराजित करके मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी, और इन्हीं को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गुहिल वंश के जो पहला शासक था वो था बप्पा रावल। ठीक है, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? देखो, जेल प्रहरी 2017 में एक प्रश्न पूछा गया है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। तो इस प्रश्न का अब ऑप्शन देखते हैं। अल्लट, क्या बप्पा रावल का मूल नाम अल्लट था, या फिर गुहादित्य था, या फिर कालभोज था, या फिर हारित ऋषि थे। ठीक है, तो बप्पा रावल का जो मूल नाम था, क्या नाम था उनका? तो ऑप्शन सी, कालभोज बप्पा रावल का मूल नाम था। ठीक है, जब आपको पता है दोस्तों, मैंने बताया था बप्पा रावल 734 से 753 तक इनका जो शासनकाल रहता है, इनका मूल नाम क्या था बप्पा रावल का? कालभोज इनका मूल नाम था। ठीक है, और इन्हें बप्पा रावल की जो उपाधि दी थी वो दी थी इनके गुरु हारित ऋषि ने इनको बप्पा रावल की उपाधि दी थी। और इन्होंने ही राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया था, जो मेवाड़ के गुहिल वंश की क्या थी? पहली राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था, और बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी। इनका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी था, और इन्होंने राजधानी नागदा उदयपुर को मेवाड़ के गुहिल वंश की पहली राजधानी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? ठीक है, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? देखो दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। अरे, ये पूछा गया था 2 जुलाई 2022 को, जो राजस्थान अभी हाल ही में पिछले वर्ष राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी मानमोरी, ऑप्शन सी बिल्लूका, या फिर ऑप्शन डी क्या है? कक्कू का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी मानमोरी। इसकी चर्चा मैंने इसके फैक्ट में आपको पहले बता दी थी, फिर भी बता देता हूँ कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा थे मानमोरी, उनको हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी। अतः गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी किन्हें कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है, जिन्होंने मानमोरी को पराजित किया था। और ये प्रश्न पूछा गया था आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। आपका मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा मेवाड़ के गुहिल वंश से। फिर जैसे हम अब ये सेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम सिसोदिया शाखा को पढ़ेंगे, फिर उसके भी प्रश्न में आपको लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हमारी सीरीज चलती जाएगी। हर राजवंश को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा विद्वान गुहिलों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? मतलब जो गुहिलों को ब्राह्मण नहीं मानता। ये प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड 2014 में ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? मतलब कौन सा विद्वान जो गुहिलों को ब्राह्मण नहीं मानते थे। तो देखते हैं इनके ऑप्शन की चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है GH ओझा यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दूसरे ऑप्शन बी देखते हैं दशरथ शर्मा। ऑप्शन सी GN शर्मा या फिर ऑप्शन डी JN आसोपा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए GH ओझा, जो गुहिलों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति से नहीं मानते हैं। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या मानते हैं? गुहिलों को ये मानते हैं, ये तो क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। किनको? गुहिलों को। और मैंने आपको उस समय पढ़ाया था जब गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं ये गुहिलों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। बाकी सभी क्या मानते हैं? ये दशरथ शर्मा ये ब्राह्मणों से उत्पन्न मानते हैं गुहिलों को। DR भंडारकर की भी बात मैंने की थी, तो वो क्या मानते थे? नागर ब्राह्मण मानते थे। उन्होंने गोत्र आगे लगा दिया था कि गुहिल क्या थे? नागर ब्राह्मण थे। ठीक है। और दशरथ शर्मा ये सब नागर ब्राह्मण ये मानते। अबुल फजल के बारे में भी हमने बात की थी। तो अबुल फजल ये गुहिलों को क्या मानते हैं? ईरान का एक शासक था नौसे का, आदिल का, जिसकी संतान वो मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो गुहिलों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, देखो RS प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया है कि 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? चित्रांगद मौर्य ने अरावली पर्वतमाला के कौन से पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के शासक चित्रांगद मौर्य ने अरावली पर्वतमाला के कौन से पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उड़िया का पठार पर, ऑप्शन बी मेसा के पठार पर, ऑप्शन सी मेवाड़ के पठार पर, बोरहाट के पठार पर, या फिर ऑप्शन डी भोमट के पठार पर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि मेसा के पठार पर। तो 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के शासक थे चित्रांगद मौर्य। इन्होंने अरावली पर्वतमाला के मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों मैं यहाँ से कुछ आपको अच्छे फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि ये भी जो ज्योग्राफी आप पढ़ोगे राजस्थान का भूगोल, उसमें आपको ये पठारों के बारे में जानकारी वहाँ पर मिलेगी। पर मैं थोड़ी बहुत हल्की सी जानकारी यहाँ से दे देता हूँ जो डायरेक्ट प्रश्न बनता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उड़िया के पठार की। ठीक है, तो देखो उड़िया का पठार कहाँ पर है? पहले तो सिरोही में है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो सिरोही जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है लगभग 1360 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मेसा का पठार। तो मेसा का पठार ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और ये पठार जो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बोरहाट के पठार की। बोरहाट का पठार ये गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक स्थित है। ये प्रश्न भूगोल में मतलब ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बोरहाट का पठार किन किन के मध्य स्थित है। तो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक ये बोरहाट का पठार स्थित है। इसके बाद हम अगर चर्चा करें भोमट के पठार की, तो भोमट का पठार कहाँ पर है? डूंगरपुर उदयपुर 2 जिलों में आता है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ को भी भोमट कहा जाता है। इसलिए जो डूंगरपुर और जो उदयपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भोमट का पठार स्थित है। तो आप इनको भी ध्यान में रखो। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कैलाशपुरी उदयपुर, ऑप्शन बी पुष्कर अजमेर, ऑप्शन सी नागदा उदयपुर, या फिर ऑप्शन डी हर्ष पहाड़ी सीकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई
ऑप्शन ए कैलाशपुरी उदयपुर। तो बप्पा रावल ने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। अब दोस्तों ये कैलाशपुरी उदयपुर में जो इन्होंने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ये जो एक लिंग जी हैं इन्हें ही मेवाड़ के गोहिल वंश का क्या माना जाता है? कुल देवता माना जाता है। तो आप इनको भी ध्यान रखिए। मेवाड़ के गोहिल वंश के कुल देवता अगर आपसे पूछे तो कौन है? एक लिंग जी है जिनके मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। कहाँ पर? कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं आज के प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नैणसी की ख्यात। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नैणसी की ख्यात में गोहिलों को कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। अब देखो ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है। संरक्षक अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 और महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 20/12/2015। अब इसमें पूछा गया है कि नैणसी की ख्यात में, मोनोत नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 42 या फिर ऑप्शन डी क्या है 20। नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 42 या फिर ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मोनोत नैणसी ने गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। और 2 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। मैंने जब वीडियो में बताया था कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो 2 बार तो पूछ लिया गया है ना। तो मोनोत नैणसी ने गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये मोनोत नैणसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा बताता हूँ आपको कि मोनोत नैणसी थे ये जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह प्रथम, इनके दरबारी विद्वान थे। ठीक है। अरे मोनोत नैणसी को ही राजपूताने का क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। और अबुल फजल कहने वाले कौन थे? जयपुर के लेखक थे मुंशी देवी प्रसाद। इन्होंने मोनोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। और इन्होंने ही अपने एक ख्यात लिखी थी मोनोत नैणसी ख्यात। इसी में गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों एक इन्हीं के साथ मैंने बताया था जब कवि राजा श्यामल दास को, जो भीलवाड़ा के कवि थे कवि राजा श्यामल दास, इन्होंने गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई थी? 36 शाखाएं किन्होंने बताई थी? किनके? कवि राजा श्यामल दास ने, जो भीलवाड़ा के थे, जिन्होंने गोहिलों की कितनी शाखा बताई थी? 36 शाखा बताई थी। तो आप इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना और इसको याद रखना कि नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24। और कवि राजा श्यामल दास ने पूरे भारत में गोहिलों की क्षत्रियों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 36। ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से गोहिल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखो सर सीधे प्रश्न एक लाइन में पूछे जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से गोहिल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ठीक है। तो आइए इनके ऑप्शन की चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी नागदा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी कैलाशपुरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी नागदा। नागदा को गोहिल वंश की प्रथम राजधानी बनाया था। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गोहिल वंश की प्रथम राजधानी नागदा को बनाया था तो किसने बनाया था? तो ये बनाया था बप्पा रावल ने। ठीक है। बप्पा रावल ही यहाँ पर 734 से 753 शासक रहे थे। इन्होंने अपनी राजधानी नागदा को स्थापित किया था। ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से गोहिल वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी। देखो ये एसआई में पूछा गया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2019 की जो हुई थी उसमें एसआई भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से गोहिल वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी नागदा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी क्या है कैलाशपुरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दूसरी राजधानी आहड़। दूसरी राजधानी आहड़ थी। गोहिल वंश की दूसरी राजधानी थी आहड़। और आहड़ को गोहिल वंश की जो दूसरी राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? अल्लट ने बनाया था। किसने बनाया था? अल्लट ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से
देखो प्रश्न फिर पूछ लिया, निम्न में से गुहिल वंश की तीसरी राजधानी कौन सी थी। अब ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था कि निम्न में से गुहिल वंश की तीसरी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी नागदा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी कैलाशपुरी उदयपुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि मेवाड़ के गुहिल वंश की तीसरी राजधानी कौन सी थी। तो मेवाड़ के जो गुहिल वंश की तीसरी राजधानी थी वो थी ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में, भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में, जिसमें मेवाड़ के शासक कौन थे, जैतर सिंह, और दिल्ली उधर दिल्ली जो इल्तुतमिश, दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश, जिन्होंने यहाँ पर सेना भेजी थी और भूताला के युद्ध में जैतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था। इस कारण से इन्होंने चित्तौड़ को गुहिल वंश की तीसरी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखो। देखो एक मैंने जो वीडियो में आपको बताया था एक एक लाइन से प्रश्न बन के आए हैं। मैंने आपको उसी टाइम पहले भी बोला था कि मैंने ये जो नोट्स तैयार किए हैं हैंड रिटन, ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही तैयार किए हैं, ताकि आपको फालतू चीज़ें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्पेशल फैक्ट ही पढ़ा करें ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किस विवाह को कहा जाता है। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किस विवाह को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, ये भी पूछा गया है पटवार भर्ती परीक्षा 2004 में, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किस विवाह को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, जोधा और अकबर के विवाह को क्या राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के विवाह को कहा जाता है, या फिर अल्लट और हरिया देवी के विवाह को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अल्लट और हरिया देवी के विवाह को क्या कहा जाता है, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हरिया देवी थी, ये हूण राजकुमारी थी जिसका विवाह अल्लट से हुआ था। ठीक है, और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना कौन थी, ये थी सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस, उनकी पुत्री थी हेलेना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। और राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था गुहिल वंश के शासक अल्लट और हूण राजकुमारी हरिया देवी के मध्य हुआ था। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, आहड़ उदयपुर में किस गुहिल शासक ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आहड़ उदयपुर में किस गुहिल शासक ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों आरएस भर्ती परीक्षा 2006 में प्रश्न पूछा गया था कि आहड़ उदयपुर में गुहिल वंश के किस शासक ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बप्पा रावल ने, ऑप्शन बी भर्तृहरि भट्ट द्वितीय ने, ऑप्शन सी अल्लट ने, या फिर ऑप्शन डी अर्णोराज आनाजी ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अल्लट ने आहड़ उदयपुर में गुहिल वंश के वराह मंदिर के गुहिल वंश के शासक थे अल्लट, जिन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों अल्लट को मैंने बताया था, अल्लट को ख्यातों व पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, आलू रावल के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों आहड़ उदयपुर में अल्लट ने जो गुहिल वंश के शासक थे इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक वराह मंदिर का एक और उल्लेख किया था, कहाँ पर, पुष्कर अजमेर में, जहाँ पर भी एक वराह मंदिर है। राजस्थान में 2 वराह मंदिर है, एक तो आहड़ उदयपुर में है जिसका निर्माण तो अल्लट आलू रावल ने करवाया था, और एक था पुष्कर अजमेर में जिसका मंदिर, वहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चौहान वंश के शासक थे अर्णोराज आनाजी, उन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, पुष्कर अजमेर में। तो आप इसको भी ध्यान में रखें। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि किस शासक का काल मेवाड़ के गुहिल वंश का क्या कहा जाता है, विनाशकारी काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस शासक का काल मेवाड़ के गुहिल वंश का विनाशकारी काल कहा जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शक्ति कुमार, ऑप्शन बी अल्लट,
ऑप्शन सी रण सिंह या फिर ऑप्शन डी क्षेम सिंह। तो किस शासक के काल को मेवाड़ के गुहिल वंश का विनाशकारी काल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए शक्ति कुमार के काल को मेवाड़ के गुहिल वंश का विनाशकारी काल कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब मालवा के शासक थे मुंज परमार ने मेवाड़ के शासक थे उस समय शक्ति कुमार, इन पर आक्रमण किया था और राजधानी इनकी उस समय थी आहड़। आहड़ को नष्ट कर दिया था। इस वजह से इनके काल को क्या कहा जाता है? मेवाड़ के गुहिल वंश का विनाशकारी काल कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। और ये प्रश्न पूछा गया था तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ का गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था? ये सेकंड ग्रेड 2018 में ये प्रश्न अभी 2-3 साल पहले पूछा गया है कि किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ का गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है जैत्र सिंह, ऑप्शन बी रण सिंह, ऑप्शन सी जय सिंह या फिर ऑप्शन डी विक्रम सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि रण सिंह। रण सिंह के शासनकाल में ही मेवाड़ का गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रण सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, जिन्होंने दोनों ने अपनी अलग अलग शाखाओं की स्थापना की थी। इनके जो बड़े पुत्र थे सेम सिंह और छोटे पुत्र थे राहब। सेम सिंह ने तो राहुल शाखा की स्थापना की थी, कहाँ पर? नागदा उदयपुर में। और जिसके अंतिम शासक भी बताए थे मैंने, राहुल रतन सिंह। और इनके जो छोटे पुत्र थे राहब, इन्होंने राणा शाखा की स्थापना की थी सिसोदा गाँव उदयपुर में। और उसके प्रथम शासक पूछे जाए तो वो थे राणा हम्मीर। ठीक है, अब अगले सेशन में हम जो सिसोदा वंश पढ़ेंगे तो उसमें राणा हम्मीर से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, किस गुहिल शासक द्वारा डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना की गई थी? किस गुहिल शासक के द्वारा डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना की गई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कुमार सिंह, ऑप्शन बी कीर्तिपाल, ऑप्शन सी सोमेश्वर या फिर ऑप्शन डी सामंत सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी सामंत सिंह। तो सामंत सिंह ने डूंगरपुर में किसकी स्थापना की थी? गुहिल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों मैंने जब पढ़ा रहा था आपको तो उस समय बताया था कि नाडोल पाली के एक शासक थे कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने क्या किया था? 1177 में मेवाड़ के जो शासक थे सामंत सिंह, उन पर आक्रमण किया था और सामंत सिंह को पराजित कर दिया था। फिर सामंत सिंह को अपना जो मेवाड़ क्षेत्र था उसको छोड़कर जाना पड़ा था। और फिर सामंत सिंह पराजित होने के बाद कहाँ पर चले जाते हैं? डूंगरपुर में जाकर 1 वर्ष बाद 1177 में तो पराजित हुई थी और 1178 में इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना कहाँ पर कर दी थी? डूंगरपुर में कर दी थी। तो आप इस प्रश्न को भी ध्यान में रखिए। और ये प्रश्न पूछा गया था पटवार भर्ती परीक्षा 2008 में। जब दोस्तों उस टाइम जब पटवारी की भर्ती हुआ करती थी वो जिले वाइज हुआ करती थी। तो उस समय ये प्रश्न पूछा गया था कि किस गुहिल शासक द्वारा डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना की गई थी? तो की गई थी सामंत सिंह के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी को ध्यान से रखें और अच्छे से तैयारी करके जाए इन प्रश्नों की, है ना। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने 1179 में कीर्तिपाल को पराजित करके मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया था? मेवाड़ के किस शासक ने 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल को पराजित करके मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया था? दोस्तों मैंने अभी बताया कि कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर लिया था और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। फिर इसी का ही भाई था दोस्तों जिसका नाम था कुमार सिंह। तो कुमार सिंह ने, इसी का ही भाई था कौन? कुमार सिंह, जिसने वापस फिर कीर्तिपाल को पराजित कर लिया था और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो मेवाड़ के किस शासक ने 1179 में कीर्तिपाल को पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार किया था, पुनः अधिकार किया था? तो वो कौन थे? कुमार सिंह, जो सामंत सिंह के ही भाई थे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों मैंने इस समय आपको ये भी बताया था कि सामंत सिंह का भाई था कुमार सिंह, जिन्होंने 1179 में कीर्तिपाल को पराजित किया था और पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद जो ये कीर्तिपाल यहाँ से पराजित हुए थे तो ये कहाँ पर चले गए थे? ये चले गए थे जबालीपुर, जो जालौर में पड़ता है। वहाँ पर जाकर इन्होंने 1181 ईस्वी में चौहान वंश की नई शाखा की स्थापना की थी, जिसका नाम था सोनगरा चौहान शाखा।
उसकी स्थापना यहाँ पर की थी इन्होंने। कहाँ पर? जवालीपुर जालोर में, क्योंकि यहाँ से पराजित हो गए थे। फिर इनसे नाडोल पालिका क्षेत्र भी छीन लिया गया था, और मेवाड़ तो था ही सी छीना हुआ। तो दोनों क्षेत्र छीन के फिर ये यहाँ से कीर्तिपाल कहाँ पर चले जाते हैं? जवालीपुर जालोर में। 1181 में फिर यहाँ पर नए चौहान वंश की स्थापना करते हैं, सोनगरा शाखा की। ठीक है। और दोस्तों एक एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सोनगरा चौहान थे, इनकी कुलदेवी कौन थी? तो इनकी कुलदेवी थी आशापुरा माता। ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अब देखो सर, सिंगल प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखो जैसे ये प्रश्न पूछा गया था JN मैकेनिकल डिग्री 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था कि जेतर सिंह कौन था। अब दोस्तों आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा शासक कौन से वंश से बिलोंग करता है। तो जेतर सिंह कौन था? तो इसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है जालोर के शासक, ऑप्शन बी मेवाड़ के शासक, ऑप्शन सी रणथंभौर के शासक, या फिर ऑप्शन डी बूंदी के शासक। तो आइए इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेवाड़ के शासक। जाहिर सी है, हमने मेवाड़ का शासक पढ़ा था जिसमें हमने जेतर सिंह पढ़ा था, और जेतर सिंह ये के कौन थे? मेवाड़ के शासक थे। तो डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ जेतर सिंह के बारे में। जेतर सिंह 1213 से 1253 तक मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है। और जेतर सिंह जो मेवाड़ के क्या थे? गोहिल वंश के शासक थे। ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हेड मास्टर जो परीक्षा हुई थी 2019 में, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जेतर सिंह व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में, जेतर सिंह व कीर्तिपाल के बीच में, या फिर जेतर सिंह या इल्तुतमिश के बीच में, या फिर रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जेतर सिंह। और दिल्ली के शासक थे उस समय इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने इस पर आक्रमण किया जेतर सिंह पर, और भूताला का युद्ध यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था भूताला का युद्ध? 1227 ईस्वी। मैंने बताया था उस टाइम कि 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था। ठीक है। और इस युद्ध में जेतर सिंह के सेनापति कौन थे? बालक और मदन। ये दो सेनापति थे जिन्होंने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था। और भूताला युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती थी? तो मैंने बताया था जयसिंह सूरी का एक ग्रंथ था जिसका नाम था हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन ग्रंथ में ही भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। और इसमें हमीर की संख्या किसको दी गई थी? तो दी गई थी इल्तुतमिश के, जिसने जेतर सिंह का क्या इसका जो घमंड था वह चूर किया था। ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि किस शासक का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है? किस शासक का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तेज सिंह, ऑप्शन बी जेतर सिंह, ऑप्शन सी सामंत सिंह, या फिर ऑप्शन डी कुमार सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जेतर सिंह। जेतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और ये जो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल जो बताया जेतर सिंह का, ये किसने बताया था? एक इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ही जेतर सिंह के शासनकाल को क्या कहा था? मेवाड़ का मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल इन्होंने कहा था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना को अपने राज्य से निकलने के बदले कर वसूला था? ये भी बताया था दोस्तों मैंने आपको जब वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना को अपने राज्य से निकलने के बदले क्या उनसे टैक्स वसूला था? अब मैंने वहाँ पर एक ट्रिक बताई थी, कर। टैक्स को क्या बोलते हैं? कर वसूला था। कर 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 कर। तो बताया था मैंने आपको कर, यानी कि समर। कर समर। तो किसने वसूला था? समर सिंह ने इनसे क्या वसूला था? कर वसूला था। तो मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना से अपने राज्य से निकलने के बदले कर वसूला था? दोस्तों मैंने उस समय बताया था कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए अपनी सेना भेजी थी।
ठीक है। जब ये सेना वापस लौट रही थी तो ये समर सिंह यहाँ पर मेवाड़ के शासक थे, तो ये सेना इसके क्षेत्र से होकर निकल रही थी, तो इनसे समर सिंह ने इनसे बिना परमिशन के अपने क्षेत्र में प्रवेश करने के बदले इनसे क्या वसूला था? कर वसूला था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? अब दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है पीटीआई भर्ती परीक्षा 2016 में। नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रतन सिंह ने, ऑप्शन बी कुंभकर्ण ने, ऑप्शन सी समर सिंह ने, या फिर ऑप्शन डी कुमार सिंह ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कुंभकर्ण ने नेपाल में नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? कुंभकर्ण ने की थी। दोस्तों ये कुंभकर्ण कौन था? ये समर सिंह का क्या था? छोटा पुत्र था। तो रावल रतन सिंह ने तो यहाँ पर रावल रतन सिंह ने रावल शाखा को जारी रखा था और अंतिम शासक गुहिल वंश के अंतिम शासक रहे थे। और इनके जो भाई थे छोटे कुंभकर्ण, इन्होंने नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? अब दोस्तों यहाँ पर देखो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इनके नाम दे देंगे और फिर बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा शासक, फिर उसके बाद कौन सा शासक आया था। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो ऑप्शन ए जेत्र सिंह, फिर क्या उसके बाद समर सिंह आए थे, या फिर उसके बाद फिर तेज सिंह आए थे। ऑप्शन बी में समर सिंह, तेज सिंह, जेत्र सिंह, या फिर ऑप्शन सी है जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। ऑप्शन डी है तेज सिंह, समर सिंह, जेत्र सिंह। अब आपको इनको पहले से बाद के क्रम में जमाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जेत्र सिंह। दोस्तों मैंने बताया था जेत्र सिंह का काल 1213 से 1253 तक रहा था। फिर उसके बाद कौन आए थे? तेज सिंह आए थे। तेज सिंह का शासनकाल 1253 से 1273 तक रहा था। और इसके बाद में आए थे समर सिंह। समर सिंह आए थे 1273 से 1302 तक। और फिर इसके बाद में कौन आगे थे? रतन सिंह आगे थे, जो कब बने थे? 1302 से 1303 तक मेवाड़ के शासक बने थे। तो इस प्रश्न का भी आप ध्यान रखें, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में कि निम्न में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? जेत्र सिंह, फिर उसके बाद तेज सिंह आए थे, फिर उसके बाद समर सिंह आए थे। जेत्र सिंह शासक बने थे 1213 से 1253, फिर तेज सिंह शासक बने थे 1253 से 1273, फिर समर सिंह शासक बने थे 1273 से 1302, फिर उसके बाद रावल शाखा के जो अंतिम शासक थे रतन सिंह 1302 से 1303 तक ये शासक बने थे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं आज के। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? अब देखो फिर प्रश्न पूछा गया, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चंदेल वंश, ऑप्शन बी चौहान वंश, ऑप्शन सी गोहिल वंश, या फिर ऑप्शन डी परमार वंश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी गोहिल वंश। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह किस वंश के थे? गोहिल वंश के थे। ठीक है, रावल रतन सिंह गोहिल वंशीय शाखा, गहलोत वंश भी इनको कहा गया है के अंतिम शासक थे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1567 में, ऑप्शन बी 1302 में, ऑप्शन सी 1534 में, या फिर ऑप्शन डी 1467 में। तो राजस्थान पुलिस द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में कि अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 1302 में अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की गई थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया था और लगभग यहाँ पर ये 7 माह तक यहाँ पर ये डेरा डाले हुए बैठे हुए थे। फिर इनको सफलता मिली थी 26 अगस्त 1303 को, और फिर दुर्ग पर इनका क्या अधिकार कर लिया था और रतन सिंह को यहाँ से बंदी बना लिया गया था।
और इसी युद्ध में फिर चित्तौड़गढ़ के जो रतन सिंह थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और इनकी रानी थी पद्मनी, जिन्होंने लगभग 1600 महिलाओं के साथ क्या किया था, जौहर किया था। और यह जौहर मेवाड़ का क्या कौन सा जौहर था, प्रथम जौहर था, और राजस्थान का दूसरा जौहर था, जो रानी पद्मनी ने किया था 1303 में। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं राजस्थान के प्रथम जौहर की, तो वो किया था 11 जुलाई 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के शासक थे हमीर देव चौहान, उन पर आक्रमण किया था और उनको पराजित किया था, और हमीर को पराजित किया, और उनकी पत्नी थी रंगा देवी ने जौहर किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, तो ये प्रश्न था, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी, 1302 में हुई थी। ठीक है। और 1303 में यहाँ पर दुर्ग पर अधिकार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का, और फिर रानी पद्मनी ने यहाँ पर जौहर किया था, जो मेवाड़ का पहला जौहर और राजस्थान का दूसरा जौहर है। ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। ये सेकंड ग्रेड परीक्षा 2017 में पूछा गया है कि किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खजाइन उल फतूह, ऑप्शन बी नूर ये सिफेहर, ऑप्शन सी तुगलकनामा, या फिर ऑप्शन डी मिफ्ता उल फतूह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए खजाइन उल फतूह। तो खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। दोस्तों खजाइन उल फतूह की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो ने की थी। ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था। मतलब 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वो कौन था। मतलब चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था 1303 में, तो इस युद्ध में जो इतिहासकार गया था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन ये देखते हैं, जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इसामी, या फिर ऑप्शन डी मिनहाज उल सिराज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, नहीं सॉरी, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी अमीर खुसरो, जो 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जब मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय ये यहाँ पर मौजूद था अमीर खुसरो। ठीक है। और अमीर खुसरो ने ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आक्रमण हुआ था उसका आंखों देखा वर्णन किया था। ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर किया था। आपको पता ही है, और ये प्रश्न पूछा गए हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2008 में, कि वह राजपूत रानी कौन थी जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, तो उस समय जौहर किया था। तो वो कौन थी। तो दोस्तों उस रानी का नाम क्या था। तो उस रानी का नाम था, ऑप्शन बी में है पद्मनी। ठीक है। पद्मनी ने यहाँ पर जौहर कर लिया था। इसी चर्चा मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको अच्छे से बता दी। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। ये प्रश्न पूछा गया है JN भर्ती परीक्षा जो विद्युत श्रेणी में होती थी। तो ये 2020 का प्रश्न है कि गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी पद्मनी, ऑप्शन सी उदय सिंह, या फिर ऑप्शन डी कमलावती। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पद्मनी। ऑप्शन बी पद्मनी की क्या की थी, इन्होंने रक्षा की थी। ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। मतलब 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया था, फिर इसने इसका नया नाम रखा था। अब देखो सर, ये प्रश्न पूछा गया 3 बार तो आ चुका है। एक तो PTI में आ गया, 2018 में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया GK के पेपर में, और फिर एक जेल प्रहरी में पूछ लिया गया 2017 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो प्रश्न था 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था। ऑप्शन ये देखते हैं, नसीराबाद, ऑप्शन बी मोमिनाबाद, ऑप्शन सी होशंगाबाद, या ऑप्शन डी खिज्र
खिजराबाद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। नहीं सॉरी, इस प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो है ऑप्शन डी, खिजराबाद। इन्होंने इस दुर्ग का नाम खिजराबाद इन्होंने इस दुर्ग का नाम रखा था जब 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था। ठीक है, अपने पुत्र खिजर खां के बाद खिजर खां को और यहाँ चित्तौड़ का शासक नियुक्त करके अलाउद्दीन खिलजी वापस चले जाते हैं और इसका चित्तौड़ का नाम खिजराबाद इन्होंने रख दिया था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद किया। इसका उल्लेख किस दरगाह से मिलता है? ठीक है, अब ये प्रश्न भी 2 बार पूछ लिया गया, महिला पर्यवेक्षक में और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछ लिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद किया। इसका उल्लेख किस दरगाह से मिलता है? तो आइए चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए पीर फखरुद्दीन की दरगाह से, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह से, ऑप्शन सी धाबाई पीर की दरगाह से, या फिर ऑप्शन डी शेखुबुद्दीन की दरगाह से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है वह है धाबाई पीर की दरगाह से। दोस्तों इस दरगाह का जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद किया था, जिसका उल्लेख किस दरगाह से मिलता है? तो वो मिलता है धाबाई पीर की दरगाह, जो चित्तौड़ में इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, वो है अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण के कारण कौन से थे? सत्य कथनों का चयन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आरएस भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था कि अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण के कारण क्या थे, और सत्य कथनों का आप चयन करो। तो देखो इसके जो कथन दिए गए थे वो हैं, कथन है, पहला कथन है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के तहत, या फिर सेकंड है मेवाड़ का व्यापारिक महत्व, तीसरा है चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, या फिर ऑप्शन इसमें चौथा दे रखा है पद्मिनी की सुंदरता। तो किस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो ये चारों कारण यहाँ पर दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के तहत, अगला है मेवाड़ का व्यापारिक महत्व, अगला है चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, या फिर इसमें दे रखा है पद्मिनी की सुंदरता। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है केवल 2 और 4 सही है, केवल पहला और चौथा सही है, या फिर केवल 4th सही है, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो ये सारे कथन दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, किन किन कारणों से किया था, तो वो सारे कारण यही थे। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के तहत आक्रमण किया था, और मेवाड़ का व्यापारिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और चित्तौड़ का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था, और पद्मिनी की सुंदरता। इन चारों कारण की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये थे मेवाड़ इतिहास के गुहिल वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को भी अगर आप कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों को जय सिया राम, राधे राधे। मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन हम शुरू करने वाले हैं सिसोदिया राजवंश, जिसके शासक है पहले राणा हम्मीर, वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।